नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे भारत के इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ते कदमों की। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भारत के शामिल होने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे चीन की भौएं क्यों तनी है। एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आखिर है क्या और इस गठजोड़ के क्या मायने हैं। इन सब पर तसल्ली से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पहली सुर्खी हम सबकी जरूरतों से जुड़ी हुई है। गेहूं के बाद अब चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए मोदी सरकार चीनी के निर्यात पर भी बैन लगाने की योजना बना रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार करीब 6 साल में पहली बार चीनी निर्यात पर रोक लगा सकती है। यह भी संभव है कि सरकार चालू सीजन के निर्यात को 1 करोड़ टन पर सीमित कर सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी भारत में पैदा होती है। देश में चीनी के उत्पादन में यूपी नंबर 1 स्टेट है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा भारत ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने वाला देश है। दूसरी सुर्खी आईपीओ की लिस्टिंग से जुड़ी है। स्टेनलेस पाइप और ट्यूब बनाने वाली वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के शेयर्स की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। मंगलवार 24 मई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के शेयर्स अपने इशू प्राइस के मुकाबले 4% प्रीमियम 337.50 रुपए पर लिस्ट हुए। कंपनी के इस आईपीओ का इशू प्राइस 326 रुपए रखा गया था। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का आईपीओ 16.31 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें जमकर पैसा लगाया था और इस कैटेगरी के निवेशकों की तरफ ये 19.04 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स गुजरात की एक कंपनी है जो स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब बनाती है और इनका एक्सपोर्ट करती है। सुर्खियों के बाद अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे, यानी भारत के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी आईईपीएफ में शामिल होने की। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान गए हैं, लेकिन क्वाड सम्मेलन से एक दिन पहले देश की इकोनॉमी को और पावरफुल बनाने का रास्ता मिल गया। भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल कर लिया गया। यह आर्थिक गठजोड़ कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में पीएम मोदी ने कहा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एशिया पैसिफिक रीजन की तरक्की के लिए आर्थिक इंजन का काम करेगा। राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद देते हुए पीएम ने आगे कहा, यह गठजोड़ इंडो पैसिफिक रीजन में विकास, शांति और आर्थिक समृद्धि का रास्ता खोलेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईएफ दरअसल है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और इससे भारत को क्या फायदा होने जा रहा है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को मोटा माटी इस इलाके में चीन के तेजी से बढ़ते प्रभाव को कम करने के सामूहिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है और अमेरिका आईपीईएफ का मुख्य कर्ताधार है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। इस आर्थिक गठजोड़ के पीछे का मूल उद्देश्य व्यापार के मामले में चीन को हाशिए पर करना है, साथ ही चीन पर इन देशों की निर्भरता कम करना है। इस तरह से आईपीएफ या आईपीईएफ को चीन से इतर आर्थिक धुरी के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए इस बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है वो भी सुनते हैं। देखिए, कोविड के बाद जिस तरह से दुनिया में आर्थिक स्थितियां तेजी से बिगड़ी थी, तो उसको मैनेज करने के लिए अब ये जरूरी था कि एक ऐसे फोरम की जरूरत हो जहां देश मिलकर काम करें और जल्दी से इकोनॉमिक रिकवरी करें। दूसरी तरफ हमें यह भी समझना चाहिए कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि थोड़े समय पहले आपने देखा होगा एक आरसेप एग्रीमेंट हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जिसमें चाइना के आसपास एक एग्रीमेंट बना था। चाइना को बीच में सेंटर रखते और करीब 13 देश उसमें जुड़े थे। अब जो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो बना है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 2 बड़ी आर्थिक शक्तियां, भारत और अमेरिका, जो आरसेप में नहीं थी, वो यहां जुड़ गई और इससे चाइना अभी तक बाहर है। तो अब आप ये समझिए कि बाकी 13 में से 11 देश जो आरसेप में थे वो जुड़ चुके हैं। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार को अगर आप छोड़ दें, वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी इकोनॉमीज हैं, लेकिन बाकी जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जुड़ गई हैं, माइनस चाइना। और जहां पे
यूएस और इंडिया नहीं थे वो इस सिस्टम में जुड़ गए हैं। तो ये हमें समझना होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो भारत के लिए आरसेप में चिंता की बात थी, वो था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब बिना टैक्स के आप आदान प्रदान कर सकते थे, और हमें पता है कि चाइना किस तरह से अपनी करेंसी को और ट्रेड को मैनिपुलेट करता है। तो वो एक खतरा था कि चाइना किसी और देश को फ्रंट में रख के ट्रेड कर सकता है या अंडर प्राइसिंग कर सकता है, जिससे भारत के बाजार पे और इकोनॉमी पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। लेकिन यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं है, यहाँ इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात है। इसका मतलब हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे टेक्नोलॉजी में, मार्केट में, पॉलिसीज में, ट्रेड में। और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि दुनिया की करीब आधी आबादी इन सब देशों को मिला के बन जाती है। जाहिर है ये पूरा खेल ग्लोबल मार्केट में चीन के पर कतरने के लिए रचा गया है। दरअसल चीन काफी समय से इस इलाके का इकोनॉमिक लीडर बनने का ख्वाब देख रहा था। इसी वजह से चीन आईपीएफ या आईपीईएफ से चढ़ा हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आईपीईएफ को अमेरिका का राजनीतिक हथियार करार दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का भविष्य काफी हद तक इंडो पैसिफिक रीजन में लिखा जाएगा। बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में दुनिया की आधी आबादी रहती है और दुनिया की कुल जीडीपी में इस क्षेत्र की 60% हिस्सेदारी है। मीडिया को जानकारी देते हुए अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रायमोंडो ने कहा कि अमेरिका चीन में निवेश करने वाले कारोबारियों को आईपीईएफ की तरफ लाना चाहता है। आइए एक्सपर्ट से बेहतर समझते हैं। देखिए, चीन का बौखलाना बिल्कुल वाजिब है क्योंकि जिन देशों को लेके चीन अपनी आर्थिक स्थिति और अपने जिसे कहते हैं कि इन्फ्लुएंस को एनहांस करना चाहता था, अब वही के वही सारे देश इंडो पैसिफिक रीजन में जुड़ गए। और ये बात अब चीन के लिए चिंता की हो गई है कि जहां वो अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर बताना चाह रहा था, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बाकी 13 देश जो जुड़ गए, जो आरसेप के थे, अब चीन का वो डोमिनेंस काफी हद तक कम हो जाएगा। और दूसरा, हमें पता है साउथ चाइना सी के अंदर इन्हीं देशों के साथ, चाहे वो फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इनका कहीं ना कहीं कोस्टल और सी रूट्स को लेके झगड़ा रहा है, वियतनाम हो। तो ये सब जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है चाइना का, और अभी तक ये देश इसलिए चाइना से नहीं बोल पाते थे क्योंकि वो एक इकोनॉमिक प्रोटेक्शन रहता था। लेकिन अब ये अल्टरनेट फ्रेमवर्क आने से जिन पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता था, अब वो कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ चाइना थोड़ा बहुत मार्जिनलाइज हो जाएगा इस क्षेत्र में। इसीलिए चाइना को लगता है कि जो उन्होंने अपनी शतरंज की बिसात बिछाई थी वो कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है, और इसीलिए उनका बौखलाना वाजिब है। बाजार के जानकार भी इस कोऑपरेशन को बहुत अच्छा मान रहे हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक इससे इंडो पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन में सुधार आएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौर में जब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया के लिए बंद की थी, तब इस क्षेत्र में जरूरी सामानों की भारी किल्लत देखने को मिली थी। इससे महंगाई में भी लगाम लगेगी। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप के उलट आईपीएफ में टैक्स की दरें कम होंगी। आईपीएफ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग रास्ता अपनाया जाएगा क्योंकि ऐसे समझौतों में काफी वक्त लग जाता है और इसके लिए पार्टनर देशों का समझौते पर दस्तखत करना भी जरूरी होता है। अमेरिकी अधिकारियों ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि आईपीईएफ एक मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि आईपीईएफ आरसीईपी के विकल्प के रूप में उभर सकता है। आरसीईएफ या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में चीन की दादागिरी चलती रही है। इसी वजह से भारत ने 2019 में आरसेप से खुद को अलग कर लिया था। आइए जानते हैं कि आज के हमारे एक्सपर्ट की इस बारे में क्या राय है। जो इंडो पैसिफिक रीजन जो बना है, इससे भारत को बहुत फायदा होने वाला है। पहली बात तो जो हम क्रिटिकल चीजें एशियन कंट्री से आयात करते थे वो हम आज भी करते रहेंगे। वो सब इसमें शामिल है जिनसे हमारा व्यापार होता रहा है। चाइना के साथ हमारा सेपरेट ट्रेड अरेंजमेंट है, वो चलता रहेगा। साथ ही भारत और बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक के अंदर और अमेरिका में भी आपस में जो इकोनॉमिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। अगर आप इसमें देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि क्या हम टैक्स को रैशनलाइज कर सकते हैं। जो वहां पे ट्रांसपेरेंसी की कमी थी जिसके कारण करप्शन होता था डिफरेंट कंट्रीज में, उसको एड्रेस करने की बात कही गई है। कोविड के बाद जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है चाइना के कारण, अब अगर चाइना के वहां लॉकडाउन लगते हैं तो अब सप्लाई कैसे आएगी। तो हो सकता है कि इंडो पैसिफिक कंट्रीज में नया इन्वेस्टमेंट आए जो चाइना का अल्टरनेट बने सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि इंडिया से, अमेरिका से, बाकी कंट्री से इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों में जा सकती है जहां पे जो काबिलियत है उसके हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से, और ओवरऑल सप्लाई चेन इंप्रूव होगी। और जो सबसे बड़ी बात जो हम बात करते थे क्लीन एनर्जी को लेके, वो भी इसमें शामिल किया गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट सबके लिए है। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है। इसमें जो आज तक डिपेंडेंसी दुनिया की चाइना पे थी वो अब कम होगी, और ओवरऑल ये जो इंडो पैसिफिक रीजन बना है ये अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर बन सकता है। लेकिन आने वाले समय में जब आपके पास अल्टरनेट सप्लाई चेन होंगी और आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएगा, टैक्स रैशनलाइज होंगे, तो वो जो महंगाई की दर थी उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। भारत में रोजगार के साधन इंप्रूव होंगे, इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की हम बात कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा, सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इकोनॉमिक क्षेत्र है। यहाँ पे आबादी है, टेक्नोलॉजी है, और सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है भारत की आर्थिक स्थिति के लिए ये इंडो पैसिफिक सिचुएशन जो फ्रेमवर्क बना है ये पॉजिटिव रहेगा, और इससे भारत का इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल एज वेल एज डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ेगा। इसका फायदा हमारी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को हो सकता है, क्योंकि जितने भी कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, ज्यादातर कंट्रीज में स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो मुझे लगता है भारत की स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को पार्टनरशिप ढूंढनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी चाहिए, और हो सकता है कि भारत के बाहर जो ये 13 देश हैं इनमें अपने पार्टनर्स को ढूंढना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, मार्केट एक्सपेंड हो, और एक म्यूचुअल बेनिफिट अरेंजमेंट बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था आपके लिए हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें और देखते रहें दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।